सारथी। सीएम धामी बोले 5 साल में विद्युत उत्पादन बढ़ाया जाए। ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक, सभी ट्रांसफार्मर का एडिट करने के दिए निर्देश। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की सीएम ने ली बैठक, बच्चों में कुपोषण पर प्रभावी नियंत्रण के निर्देश। सीएम धामी ने दिए सख्त निर्देश, ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया को सरल बनाने के दिए निर्देश, लाइसेंस के लिए आवेदन करने पर नहीं होगी परेशानी। फर्जी अंतर्राष्ट्रीय कॉल सेंटर का भंडाफोड़, मौके से 3 आरोपियों की हुई गिरफ्तारी, विदेश में बैठे लोगों से वसूलते थे रकम। प्रदेश भर में भारी बारिश के साथ हुआ भूस्खलन, 6 स्टेट हाईवे समेत 96 सड़कें बंद, मलबा सड़कों पर आने पर हुआ बंद। और प्रदेश में भारी बारिश का मौसम विभाग ने रेड अलर्ट किया जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और हम बात करेंगे उत्तराखंड की खबरों पर। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, खबर आपको बता देते हैं। और खबर देहरादून से आपको बता देते हैं। जहां आपको बता दें कि 6 स्टेट हाईवे समेत 96 सड़कें हुई हैं बंद, मलबा आने से प्रदेश की 96 सड़कें बंद हो गई हैं और सबसे अधिक 47 सड़कें ग्रामीण इलाकों की शामिल हैं। आपको बता दें कि भारी बारिश के चलते भूस्खलन की स्थिति बनी, जिसके बाद सड़कें बंद हो गई हैं। तो वहीं बता दें कि कालाढूंगी के राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में स्वीकृत मिनी स्टेडियम का काम कछुआ गति से होने पर क्षेत्रीय विकास और स्पोर्ट्स समिति के सदस्यों और खिलाड़ियों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। और इसी बीच सीधे रुक कर लेते हैं राजधानी दिल्ली का, जहां पर एयरपोर्ट की तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। जहां पर एयरपोर्ट के बाहर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर टीम इंडिया वापस अपने देश लौट आई है। मैच जीतने के बाद टीम इंडिया वापस लौट आई है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एयरपोर्ट के बाहर की ये तस्वीरें हैं। और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से खिलाड़ी मुलाकात भी करेंगे। आपको बता दें कि मैच जीतने के बाद टीम इंडिया के सभी खिलाड़ी वापस अपने देश लौट आए हैं और आज प्रधानमंत्री से सभी खिलाड़ी मुलाकात भी करेंगे। ये तस्वीरें हम आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर मैच जीतने के बाद टीम इंडिया के सभी खिलाड़ी अपने देश लौट आए हैं और आज वो प्रधानमंत्री से मुलाकात भी करेंगे। जीत के बाद प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे सभी खिलाड़ी और ये सारे क्रिकेट चैंपियंस अपने देश वापस लौटते हुए। दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सिक्योरिटी भी काफ़ी कड़ी रखी गई है, तो वहीं कुछ फैंस उनका इंतज़ार भी कर रहे हैं। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि सभी खिलाड़ी आ रहे हैं और बसों में सवार हो रहे हैं। बसों से सवार होकर के वो अपने अपने होटल्स जाएंगे और उसके बाद आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। वहीं दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि अब भारी सिक्योरिटी के बीच सभी खिलाड़ी बसों में जाते हुए और उसके बाद वो होटल जाएंगे और उसके बाद वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। सीधी तस्वीरें के न्यूज़ इंडिया आप तक पहुंचा रहा है, जहां पर टीम इंडिया मैच जीतने के बाद वापस अपने देश लौट आई है। पहली तस्वीर में बसों से रवाना होते हुए खिलाड़ी, तस्वीरों में देख सकते हैं कि सभी खिलाड़ी बसों में बैठे हुए हैं और बसों से अपने होटल्स जाएंगे और इसके बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। तो टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें, जहां पर बाराबडोस से दिल्ली पहुंची है टीम इंडिया। बाराबडोस में मैच जीतने के बाद टीम इंडिया के सभी खिलाड़ी वापस अपने देश लौट आए हैं और इस तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर की ये तस्वीरें हैं।
मैच जीत के अपने देश लौटने के बाद देखा जाए तो एयरपोर्ट पर भी काफ़ी सिक्योरिटी रखी गई है। इसके अलावा एयरपोर्ट पर उनके कई फैंस भी मौजूद हैं और फिलहाल एयरपोर्ट से निकलकर अपनी बसों में बैठकर टीम इंडिया के सभी खिलाड़ी अपने होटल्स के लिए रवाना हो चुके हैं। कुछ ही देर में होटल्स पहुंचेंगे और उसके बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सभी खिलाड़ी मुलाकात भी कर सकते हैं। खिलाड़ियों के आगमन को देखते हुए काफ़ी हाई अलर्ट पर पुलिस रखी गई है, काफ़ी हाई सिक्योरिटी रखी गई है। तो वहीं आपको बता देते हैं जहां पर T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद सारे खिलाड़ी वापस अपने देश लौट आए हैं, जहां पर वो करीब 11 बजे करीब सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा भी उनके अन्य कार्यक्रम हैं, जहां पर वो प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के बाद मुंबई पहुंचेंगे और मुंबई में एक परेड होगी, जहां पर टीम इंडिया की विक्ट्री को लेकर ये परेड की जाएगी। बढ़ते हैं उत्तराखंड की खबरों में आगे और बात करते हैं लक्सर की, जहां पर लक्सर के अकौड़ा खुर्द गांव के ग्रामीण ने ग्राम प्रधान के दस्तावेजों में गड़बड़ी किए जाने की शिकायत एसडीएम से की। एसडीएम ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मामले में अग्रिम तिथि पर सुनवाई करने के आदेश दिए हैं। बता दें कि लक्सर विकासखंड के अकौड़ा खुर्द गांव निवासी राजवीर और सुमित खत्री पिछले दिनों एसडीएम गोपाल सिंह चौहान को शिकायत कर बताया था कि ग्राम प्रधान बसंती देवी के शैक्षिक प्रमाण पत्र फर्जी हैं। उन्होंने मामले में जांच कर कार्रवाई किए जाने की मांग की थी और इसके बाद एसडीएम गोपाल सिंह चौहान ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कार्रवाई के आदेश दिए थे। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां कुछ दिन पहले ही राजधानी देहरादून के रायपुर क्षेत्र में हुए गोलीकांड में पुलिस ने गठित की एसआईटी को लगातार नए साक्ष्य मिल रहे हैं। इस बात को लेकर सीओ डोईवाला अभिनय चौधरी ने कहा कि इस गोलीकांड में रवि बडोला नाम के व्यक्ति की मौत हो गई थी और 2 लोग घायल हो गए थे, जिसमें सभी आरोपियों की पहले भी पीसीआर जांच हो चुकी है। साथ ही मुख्य अभियुक्त मनीष नेगी की पीसीआर जांच के बाद जब साक्ष्य संकलन किया गया तो किस पिस्टल जिससे उसने रवि बडोला की हत्या की थी, 2 जिंदा कारतूस और 2 खोखे भी पुलिस को बरामद हुए हैं। खबर विकासनगर से है, जहां विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने नगरपालिका क्षेत्र के तमाम वार्डों के साथ ही नगरपालिका क्षेत्र से लगते नवाबगढ़ क्षेत्र का भ्रमण करते हुए सफाई और ड्रेनेज व्यवस्था का जायजा लिया। बरसात के मौसम को देखते हुए सिनेमा गली, पंजाबी कॉलोनी, कॉलेज रोड और नवागढ़ आदि क्षेत्रों के भ्रमण पर निकले विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने संबंधित विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को साफ सफाई और ड्रेनेज व्यवस्था को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कि ये जो डिजास्टर रिलेटेड चीज़ें होती है, कुछ मेजर चीज़ों की एडवांस में तैयारी करते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि लाख प्रयासों के बावजूद भी जैसे जैसे बारिश वगैरह का मौसम आता है तो कोई ना कोई नए पिटफॉल सामने आते हैं, कोई ना कोई कमी है, कहीं ना कहीं कोई लेकुना, कहीं कोई जलभराव की स्थिति, कहीं लो डिप्रेशन एरिया वाले आते हैं, तो समय समय पर भी उसको देखना पड़ता है, क्योंकि इसका कोई सीधा सीधा कोई मैकेनिकल सिस्टम नहीं है कि साहब इसको ऐसे बता दिया है और फिर ये अभी ऐसे हो जाना चाहिए। ये तो आप सबको मालूम है, नहीं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको मैनुअली करना पड़ता है। खबर नैनीताल से है, जहां हो रही बारिश के चलते चाटन लॉज क्षेत्र में हुए भूस्खलन से 1 दर्जन से अधिक घरों पर खतरा मंडराने लगा है। स्थानीय लोगों की माने तो बीती रात से हो रही बारिश से भूस्खलन के चलते रात जाग कर गुजारनी पड़ रही है।
प्रशासन ने भूस्खलन क्षेत्र में जियो बैग में मिट्टी डालकर अस्थायी उपचार किया है। मौके पर पहुंचे नायब तहसीलदार नरेंद्र कुमार का कहना है कि उन्होंने भूस्खलन क्षेत्र का मौका मुआयना कर खतरे की जद में रह रहे लोगों को नोटिस जारी कर घरों को खाली करने का निर्देश दिया है। दिक्कतें सर इतनी है कि रात को अब बारिश आती है तो हम उठ के बैठ जाते हैं कि ऊपर से कोई पत्थर ना आ जाए, कोई वो नींद नहीं आती है। अब बताइए हम ऐसे में हम प्रशासन ने तो कहते हैं खाली कर देंगे, यहाँ से खाली करवा देंगे, हम कहाँ जाएंगे? स्कूलों में रहेंगे, किसी के साथ माता पिता बूढ़े हैं, दिक्कतें हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, बच्चों के पेपर होने वाले भी आए होंगे, कैसे पढ़ेंगे? पिछले साल हमारा पूरा सब बच्चों का ऐसे ख़राब हो गया, कहाँ जाएगा आदमी? ये पिछले 1 साल से इस काम का सर्वे कर रहे हैं सरकार की तरफ से और इसे कोई अंजाम नहीं दिया गया। और अब फिर दूसरा की ये बरसातें हुई हैं तो फिर ये इसका सर्वे हो रहा है। पिछले साल भी बच्चों की पढ़ाई की दिक्कतें हुई थी, अब जो है खाली करने के लिए ये संकेत दिए जा रहे हैं कि खाली करे जाएं। अब के फिर जो पेपर बच्चों के चल रहे हैं, फिर पेपरों में दिक्कतें खड़ी होंगी, किसके यहाँ जाके रहेगी पब्लिक और कहाँ जाके रहेगी? सरकारी विभाग में भी रखेंगे जाके कहीं पे, तो बच्चे कैसे पढ़ाई कर पाएंगे? 1 साल से ये ढीले काम हो रहा है यहाँ से। ये भी जो है कल से वर्षा का क्रम निरंतर जारी है और चाटन लॉज में जो है ये जो धसाव हो रहा है, इसके लिए भी जो है आसपास के भवन स्वामियों को जो है नोटिस निर्गत किए जा रहे हैं ताकि सुरक्षा के दृष्टि से इनको जो है यहाँ से हटाया जा सके। हाँ, शासन के जो भी निर्देश होंगे, जिलाधिकारी महोदय निर्देश होंगे, उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं खबर देहरादून से है, जहां ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान के तहत नारकोटिक्स टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। टीम ने डोईवाला क्षेत्र से एक स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 1 किलो 20 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। पकड़ा गया तस्कर मूल रूप से बिजनौर का रहने वाला है और वहीं पिछले 2 वर्षों से देहरादून के पोंटा में रहकर नशा तस्करी का गोरख धंधा चला रहा था। एसटीएफ के मुताबिक पकड़ी गई स्मैक बरेली से लेकर आया था। वहीं टीम गोरख धंधे से जुड़े लोगों पर शिकंजा कसने में जुट गई है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कि लगातार हमारी एसटीएफ की टीम के द्वारा बड़ी रिकवरी की जा रही है। तो स्टेट लेवल के ड्रग पेडलर्स हैं, उनको पकड़ा जा रहा है और उन पर एनफोर्समेंट की कार्रवाई की जा रही है। तो उसी क्रम में हमारी एनटीएफ की टीम के द्वारा कल देर रात से डोईवाला क्षेत्र से एक स्मैक तस्कर को पकड़ा है और जिसके कब्जे से 1 किलो 200 ग्राम की स्मैक बरामद हुई है। ये उत्तराखंड में अभी हाल फिलहाल में अब तक की सबसे बड़ी रिकवरी है स्मैक की। और ये जो तस्कर पकड़ा गया है, ये मूल रूप से बिजनौर का रहने वाला है और ये धामपुर में किसी से लेकर आ रहा था स्मैक को और इसको आगे देहरादून में और पोंटा में सप्लाई किया जाना था। इससे पूछताछ जारी है और अभी तक की पूछताछ में काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें आई हैं, आगे लीड्स मिली है इन्वेस्टिगेशन के लिए। और जो हमारे देहरादून में भी कुछ तस्कर हैं, उनके भी नाम सामने आए हैं, उन पर भी आगे कार्रवाई की जाएगी। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां केदार घाटी के रुमसी में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ। स्कूल के रास्ते ध्वस्त होने के साथ ही कृषि भूमि में मलबा आया। घटना की सूचना प्राप्त होते ही मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर GS खाती, मुख्य कृषि अधिकारी लोकेंद्र सिंह बिष्ट, खंड विकास अधिकारी अगस्त्य मुनि, प्रवीण भट्ट और जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने राजस्व उप निरीक्षक घटनास्थल के लिए रवाना हुए और घटनास्थल पर पाया कि देवधार में जूनियर हाई स्कूल का रास्ता और कतिपय कृषि भूमि का आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। इस घटना में किसी प्रकार से कोई जानमाल जनहानि और पशुहानि नहीं हुई है। खबर देहरादून से है, जहां मानसून सीजन शुरू होते ही शहर में उमस के मौसम के बीच डेंगू, मलेरिया जैसे मच्छर जनित रोगों का खतरा बढ़ना शुरू हो गया है। इसको लेकर नगर निगम की पूर्व में की गई तैयारी को अब टीम सहित मैदान में उतारा गया। इसको लेकर नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी अविनाश खन्ना ने बताया कि 23 मार्च के बाद से ही इसको लेकर तैयारी शुरू हो चुकी थी और अब टीमें घर घर जाकर लार्वा साइटल का छिड़काव कर रही हैं, साथ ही लोगों को जागरूक भी कर रही हैं। पूर्व से ही जो है हम लोगों ने कार्य योजना बनाई हुई है, जो कि 23 मार्च से हम लोगों का शुरू हो चुका था। उसके पश्चात जो है हम लोग जैसे जैसे मौसम में बदलाव आया, उस हिसाब से हम लोगों ने अपनी कार्रवाई को और आगे बढ़ाया और अब जो है हम लोगों ने सोर्स रिडक्शन पे भी काम करना शुरू कर दिया है। टीमें जो हैं घर घर जाके सोर्स रिडक्शन का भी काम कर रही हैं और साथ ही साथ लार्विसाइडल के छिड़काव पे अब ज़्यादा जोर दिया जा रहा है और यदि मौसम साफ़ रहता है तो उस समय जो है हम लोग फॉगिंग भी करवा रहे हैं। इसी के साथ साथ लोगों को जो है आईसी मटेरियल भी हम लोग जो है अपने जो हमारे डोर टू डोर वाहन है उसके माध्यम से बांट रहे हैं और साथ ही साथ सभी वाहनों में जो है
डेंगू और उससे होने वाले जो प्रभाव हैं उसके बारे में भी सूचित जो है जनमानस को किया जा रहा है। खबर विकासनगर से है, जहां बरसात के मौसम में नगर पालिका की अव्यवस्थाओं के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता और निवर्तमान सभासद शम्मी प्रकाश की अगुवाई में नगर पालिका परिषद का घेराव कर प्रदर्शन किया और अपनी मांगों से संबंधित एक ज्ञापन नगर पालिका ईओ को सौंपा। प्रदर्शनकारी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि हर साल बरसात के मौसम में नगर पालिका क्षेत्र में जलभराव की समस्या देखने को मिलती है और इस बार नगर पालिका परिषद कोई गौर नहीं कर रहा है। कहा कि नगर पालिका ने नालियों की सफाई आदि नहीं की है और न ही नगर पालिका क्षेत्र में शामिल किए गए नए क्षेत्रों में पिछले 6 साल से अब तक कोई सफाई व्यवस्था हुई है। इन अव्यवस्थाओं का खामियाजा इस बरसात में फिर से शहर की जनता को भुगतना पड़ सकता है। रूप से अपनी व्यवस्थाओं को ध्वस्त कर चुका है। जो बैठकें एक माह पूर्व होनी चाहिए, जो व्यवस्थाएं बनानी चाहिए थी, जो प्रतिवर्ष बनती आ रही थी, नालों की सफाइयाँ होनी थी, झाड़ियों का कटान होना था, उस तरफ पे नगर पालिका ने कोई कार्य नहीं करा। ऊपर से हमारे क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि यहाँ पर समीक्षाएं बैठक लेते हैं, एसी कमरों में बैठते हैं, अधिकारियों को निर्देशित करते हैं। किस बात का निर्देश दे रहे जब कोई व्यवस्थाएं नहीं बनाई गई, और अगर कोई सलाह देता है तो उस पर तंज करा जाता है। तो इस तरह की व्यवस्थाएं हैं, ये लोकतंत्र में ये बातें ठीक नहीं है। और दूसरी बात, जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं को बनाइए। आज जो है बारिश का बह भी अभी शुरू नहीं हुआ और जल भराव, आज वार्ड नंबर 1 की स्थिति देखिए, जेसीबी मशीन लगा के वहाँ पानी का निकालना पड़ा। खबर कोटद्वार से है, जहां 3 नए कानूनों के तहत आपराधिक मामलों में फैसला मुकदमा पूरे होने के 45 दिन के भीतर आएगा। पहली सुनवाई के 60 दिन के भीतर आरोप तय किए जाएंगे और दुष्कर्म पीड़िताओं का बयान कोई महिला पुलिस अधिकारी, उसके अभिभावक या रिश्तेदार की मौजूदगी में दर्ज करेगी और मेडिकल रिपोर्ट 7 दिन के भीतर देनी होगी। नए कानूनों में संगठित अपराधों और आतंकवाद के कृत्यों को परिभाषित किया गया है। एडिशनल एसपी कोटद्वार जया बलूनी ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी तलाशी जब्ती की कार्रवाई की और वीडियोग्राफी कराना अनिवार्य कर दिया गया है। जुलाई से अब पूरे भारत में लागू हो चुके हैं और इसमें मुकदमे दर्ज होने शुरू हो गए हैं। इसमें बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनको इंक्लूड किया गया है, जो नई टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से, और इसमें अब 0 FIR का प्रावधान कर दिया गया है। साथ ही जो अपराध हैं उनको पकड़ते हुए या फिर अपराधी को पकड़ते हुए वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए कहा गया है। तो इस तरह के इसमें इंक्लूड किए गए हैं। जो फरार अपराधी हैं उनके लिए तो वही कार्रवाई है जो कि पूर्व में IPC में की जाती थी, लेकिन इसमें कुछ ऐसे अपराध हैं जैसे कि जिनका दुष्प्रेरण अगर कोई व्यक्ति विदेश में बैठ के कर रहा है तो उसको भी अब इसमें अपराधी घोषित किया जा सकता है। खबर देहरादून से है, जहां चारधाम यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों की जान जाने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार को भी 2 श्रद्धालुओं की जान चली गई। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा पर आए 2 और श्रद्धालुओं की मौत हो गई। राज्य आपदा परिचालन केंद्र के मुताबिक बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में 1-1 यात्रियों की जान गई है और वहीं अब चारधाम यात्रा के दौरान जान गंवाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 164 पहुंच गई है। चारधाम यात्रा के दौरान अब तक केदारनाथ में सबसे ज्यादा 78 श्रद्धालुओं की मौत हुई है और बद्रीनाथ में 40, हेमकुंड साहिब में 4, गंगोत्री में 13, यमुनोत्री में 29 श्रद्धालुओं की मौत हुई है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने कहा कि चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या जरूर अच्छी रही है, लेकिन हमें मौत के आंकड़े पर ध्यान देना चाहिए और अब तो ये देखा जा रहा है कि प्रशासन ही इन आंकड़ों पर लीपापोती करने का प्रयास कर रहा है। पे पड़े थे कि कितने रिकॉर्ड यात्रियों ने चारधाम की यात्रा इस बार की है। कोई 25 लाख, कोई 30 लाख ऐसे छाप रहा था, लेकिन इसके साथ ही साथ ये कड़वा पहलू जो है वो बहुत कम लोगों ने खबर में डाला कि कितनों की मौत हो चुकी। पहले तो प्रशासन ही लीपापोती करने का भरसक प्रयास करता रहा। चारधाम यात्रा शुरू हुए काफ़ी टाइम बीत चुका था, एक पखवाड़ा लगभग बीत चुका था, लेकिन जो मौतें हुई हैं उसका रिकॉर्ड नहीं आ पा रहा था। और अब जब रिकॉर्ड आया है तो 164 मौतें अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है। जैसे कल हाथरस में आपने देखा एक सत्संग में जो भीषण जो हादसा हुआ है, वहाँ भी लगभग इतनों की ही मौतों की खबर आ रही है। और हमने अगर पूरी यात्रा के दौरान 164 लोगों को गंवाया है तो कहीं ना कहीं हमें आत्मावलोकन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। इसकी
की सारे स्थितियां परिस्थितियां जांचनी चाहिए कि हम अगर लोगों को बचा सकते थे तो कैसे बचा सकते थे, और अगली यात्रा में हमें क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने चाहिए। मोबाइल जो है फर्स्ट एड सेंटर्स चलने चाहिए। मैंने अपनी सरकार के समय पर देखा था, मोबाइल वैन जो है कुछ किलोमीटर्स की दूरी पर खड़ी रहती थी। जिसको भी अपना हार्ट बीट चेक करवाना है, बीपी चेक करवाना है, शुगर चेक करवाना है, तो वो हाथ के हाथ हो जाया करता था। खबर लक्सर से है, जहां देर रात की बारिश के बाद मौसम विभाग की चेतावनी सही साबित हुई। गंगा का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है और लक्सर और खानपुर क्षेत्र में गंगा और बाढ़ गंगा, सोलानी नदी और तटबंध के साथ बाढ़ रहे चौकियां का लक्सर एसडीएम ने स्थलीय निरीक्षण किया। साथ ही लोगों को अवेयरनेस करने के साथ ही बाढ़ राहत चौकियों पर तैनात कर्मचारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए। गोपाल चौहान एसडीएम ने बताया कि इस बार टूटे तक बांधों की मरम्मत के लिए कुछ एस्टीमेट बनाकर भेजे गए हैं, जबकि कुछ के लिए मरम्मत का कार्य किया गया है। इसमें हमारा चाहे वो हमारा लक्सर हो, खानपुर हो, हमारी 4 तो बाढ़ चौकियाँ बनी हैं जो अभी संचालित हैं। अभी मैं उनका निरीक्षण भी कर रहा था, तो उनके पास पर्याप्त सामान है। और दूसरा इरिगेशन हमने उधर सोलानी में भी निरीक्षण किया था और इधर गंगा जी की तरफ भी निरीक्षण किया था, रामपुरा घाटी वगैरह में। तो वहाँ पे उधर आपका पीडब्ल्यूडी और इरिगेशन का काम चल रहा था और इधर इरिगेशन का काम चल रहा है, तो लगातार काम भी चल रहा है। और चूँकि फोरकास्ट भी है और गंगा का जो जल स्तर है वो भी धीरे धीरे बढ़ ही रहा है, तो हमारी तैयारियां हैं और इरिगेशन भी अभी भी लगा हुआ है। और जहां भी कहीं कोई दिक्कत आएगी, हमारे पास जेसीबी वगैरह भी पर्याप्त मात्रा में है, जहां भी कहीं दिक्कत आएगी तो हम उसके हिसाब से फिर कार्रवाई करेंगे। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां सुबह से लगातार बारिश हो रही है और इस बारिश के बीच कांग्रेसियों ने किच्छा विधायक तिलक राज बेहड़ के नेतृत्व में एसएसपी कार्यालय पर प्रदर्शन कर पंतनगर थाने के निलंबित थाना प्रभारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने धरना भी दिया और किच्छा विधायक बेहड़ ने इस मामले में एसएसपी मंजुनाथ टीसी की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए और एसएसपी को इस जांच से अलग करने की मांग की। उन्होंने कहा कि एसएसपी भ्रष्टाचार को संरक्षण देने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने डांगी की गिरफ्तारी न होने पर बड़ा आंदोलन करने की भी घोषणा की। धरना प्रदर्शन कर रहे किच्छा विधायक से मिलने एसएसपी मंजुनाथ टीसी धरना स्थल पहुंचे और उनसे मुलाकात करते हुए उन्हें अपने कार्यालय में ले जाकर उनसे बातचीत की और जल्द ही आरोपी थानाध्यक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आश्वासन दिया, जिस पर विधायक आश्वासन मिलने के बाद धरने से उठ गए। और उसमें जो हमारी एक बात थी कि जो पीड़िता जिसके साथ एसओ ने डांगी ने जिस तरह का व्यवहार किया है उसके खिलाफ तो कार्रवाई चली रही है, सस्पेंशन की हो चुका है। आगे की कार्रवाई के लिए उन्होंने भरोसा दिलाया कि हम जांच करके एफआईआर करेंगे, उसका उन्होंने भरोसा दिलाया जांच के दौरान। और दूसरा जो पीड़िता की जो 7 तारीख की एफआईआर थी जिसको लेकर सारा मामला शुरू हुआ है, पीड़िता की तरफ से जो 7 तारीख उसके घर पे लोग घुसे घर पे, उसका मुकदमा कायम कर दिया गया। एक गीता का मामला है, उस पर भी उन्होंने कहा कि हम कार्रवाई करेंगे, देखेंगे इसको कि उसके साथ जिन लोगों ने अभद्रता की है, एससी महिला है, तो सारे मामले हमने रखे हैं। एसएसपी का कहना है कि हमें कुछ समय दे दिया जाए, हम उसकी जांच करा रहे हैं, बयान करा रहे हैं। जी, ये लोकतंत्र है। माननीय किच्छा विधायक महोदय को तिलक बेहड़ जी है, तो उनको कुछ बातों को लेके, कार्रवाई को लेके वो कुछ इसी बीच आपको ले चलते हैं राजधानी दिल्ली, जहां पर टीम इंडिया के खिलाड़ी होटल्स पहुंच गए हैं। तस्वीरें आपको दिखा देते हैं और ये तस्वीरें जहां पर बस से बाहर निकलते हुए टीम इंडिया के खिलाड़ी और वो होटल्स पहुंच चुके हैं, अपने अपने होटल्स की ओर बढ़ रहे हैं टीम इंडिया के सभी खिलाड़ी। और टीम इंडिया के खिलाड़ियों के स्वागत के लिए ढोल नगाड़ों का भी इंतजाम किया गया है। आवाज़ों में आप सुन सकते हैं कि ढोल नगाड़े भी बज रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर कई संख्या में फैंस जो हैं, टीम इंडिया के जो फैंस फॉलोवर्स हैं वो पहुंचे हुए हैं, जो कि अपने अपने पसंदीदा क्रिकेट खिलाड़ी को देख रहे हैं और उनसे मिलने के लिए आतुर हो रहे हैं। साथ ही टीम इंडिया के खिलाड़ियों के लिए भारी पुलिस फोर्स भी तैनात की गई है। उन्हें किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसको लेकर के भी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। और ये तस्वीरें जहां पर टीम इंडिया के सभी खिलाड़ी अपने होटल्स पहुंच चुके हैं, होटल्स के बाहर की तस्वीरें सामने आ रही हैं।
दिल्ली की ये तस्वीरें हैं जहां पर टीम इंडिया अपने होटल्स पहुंच चुकी है और साथ ही उनके स्वागत के लिए ढोल नगाड़ों का इंतजाम किया गया है और साथ ही उनके फैंस भी मौजूद हैं। और उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।